Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 23421050, or 23310464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हम किसी खास कंपनी या कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते। आप हमें इन नंबरों पर सीधे फोन कर सकते हैं 23314444 और 23421050। हमारा तीसरा नंबर है 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाजार विशेषज्ञ विजय भूषण। विजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार विजय। मार्केट मंत्र बनाने के लिए धन्यवाद। पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic markets rise for the second straight week. Both Sensex and Nifty gain nearly 1%. In the US markets, S&P 500 and Dow close at record highs. And global crude oil prices fall this week on easing supply concerns. Brent dips 3%. घरेलू शेयर बाजारों ने लगातार दूसरे सप्ताह अच्छा प्रदर्शन किया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही लगभग 1% की बढ़त दर्ज की गई। अमेरिकी बाजारों में एस&पी और डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए और कच्चे तेल की आपूर्ति में सुधार के चलते इस सप्ताह मूल्यों में गिरावट दिखाई दी। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह अच्छा प्रदर्शन किया। इस सप्ताह बाजारों में लगभग 1% की बढ़त दर्ज की गई। दुनिया के बाजारों से मिलने वाले सकारात्मक संकेत और भू राजनीतिक तनाव में कमी के चलते कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट ने शेयर बाजारों पर सकारात्मक प्रभाव डाला। बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स में इस सप्ताह 686 अंक यानी 0.9% की बढ़ोतरी दिखाई दी। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 79,803 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 224 अंक यानी 0.9% की तेजी के साथ 24,131 अंकों पर जा पहुंचा। विदेशी मुद्रा बाजार में सप्ताह के दौरान रुपए में 4 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। कल $1 का मूल्य 84 रुपए 49 पैसे रहा। We have a first caller online with us from Mumbai. Amresh, a warm welcome. Please ask your question. Yeah, good evening to Market Mantra. Good evening. सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास जो एक ऑटो कंपोनेंट का शेयर्स लिया था मैं, लेकिन वो कंपनी डीलिस्टिंग हो गया और बाद में वो एनसीएलटी रेफर हो गया एंड वो कंपनी किसी और ने ले लिया। तो अभी मैं कैसा सेल कर सकता हूँ मेरा शेयर्स, प्लीज बताइए।
अमरीश जी, अगर कोई शेयर डीलिस्ट हो जाता है तो वो ट्रेड हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अभी आप उसको नहीं ट्रेड कर सकते. Okay, let's come back to the first story that we read a while back. Vijay, quickly your take on how the Sensex has performed. Then in the coming week, you think this momentum of 1% that we witnessed, the gains that we witnessed, will continue, considering there has been an ease in geopolitical tensions? At least for 6 months, we'll be okay? Well, I think market should look up for sure. The only dampener can be the selling by foreign institutions, which, for example, on the last day of the settlement was a good 11,000 crores. So if you have that kind of a massive selling, but for that I think market still, as your report says, was up by 1%. So I think markets are poised to remain firm and to improve. और इस बीच मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर जी हमसे जुड़ चुके हैं. रत्नाकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. मेरा सवाल है कि कुछ जो शेयर मार्केट के स्ट्रिप रहते हैं उसमें वो इंट्राडे और ट्रेडिंग के लिए उसके लिए बैन किया जाता है, उसका रीजन क्या है? तो ऐसे इसमें नहीं तो कोई जगह जब भी अपर सर्किट लगता है, लोअर सर्किट लगता है, तो हम उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते. जो हम लेते हैं वो आइदर हमारा निकालना मुश्किल होता है, वो डिलीवरी लेना पड़ता है, नहीं तो ऐसे हालत में क्या करना चाहिए? थैंक यू. ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो शेयरों को बैन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि अगर उस शेयरों में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन या तेजी मंदी देखी जाती है तो एक तरीके से स्पेकुलेशन को रोकने के लिए वो किया जाता है. और वो जो एक्चुअल उसका बायर है या एक्चुअल सेलर है वो तो उसमें ट्रेड कर ही सकता है, आप सिर्फ इंट्राडे नहीं कर सकते. बेसिकली उसमें आप जॉबिंग नहीं कर सकते. From Delhi, we are joined in by Raj Kumar. A warm welcome, Raj Kumar. Yeah, good evening, sir. Thank you for giving me this opportunity to ask a question from experts. Sure. My question is, recently Government of India has informed everybody who is having PAN card and Aadhaar to link both. And whoever they have failed to link, they have charged penalties. So इसमें पेंशनर को भी उनके पेंशन से पेनल्टी देना पड़ा है. तो जिनका पेंशन से पेनल्टी कटा है लगातार 1 महीने 2 महीने तक और बहुत ही हैवी अमाउंट कटा है, क्या वो पेंशनर उसको रिटर्न बैक कर सकते हैं? आईटीआर का कुछ ऐसा रूल है फिलअप करके कि वो उनको वापस हो जाए? वो तो आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को उसके लिए, उसके बिना तो कोई रास्ता नहीं है. और फरीदाबाद से हमारे श्रोता बलवंत सिंह लाइन पे हैं. बलवंत जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. I think we've lost touch. Vijay, I just want to come back to the Sensex once again. December is a holiday month, and it is believed that the FIIs, because of the holidays, etc., are not so much inclined towards doing business. So therefore, will we be maintaining a status quo, or will we have some turbulence or exuberance in the market? Well, that you see, the market is influenced by so many things. Something happens to the war in Ukraine, it's going to have an impact. It's correct to say that the many of the FIIs, for them it's holiday season, especially starting from Christmas to the New Year. However, these days, the markets as they are, everybody wants to make sure that they don't miss on the action. So I don't think just because of those holidays, the action will be missing. Yes, on certain days the markets will not open. That's another matter. Okay. Joining us back from Faridabad is Balwant Singh. Balwant, a warm welcome. नमस्कार जी. सवाल पूछें अपना. सर को नमस्कार. मैं नया श्रोता हूँ जो आपके शेयर मार्केट में कुछ शेयर खरीदना चाहता हूँ, पर हम नई जानकारी नहीं है हमारे को इसकी कैसे करा नहीं, अपना सवाल कोई इसकी कोई परवाह नहीं. शेयर मार्केट में जाने के लिए कोई इनके ब्रोकर भी होते हैं? क्योंकि हमने अभी पिछले 15 दिन पहले कार्यक्रम सुना था आकाशवाणी में, एक राहुल सैनी नाम के कोई
या आर्थिक सलाहकार आए थे, तो उन्होंने हमें बोला कि निफ्टी 50-50 और इक्विटी, इस तरह से वो कुछ बातें कर रहे थे। हमारे तो समझ में तो नहीं आई, क्योंकि हम इस चीज की जानकारी रखते। आप लोग हमारे प्रेरणादायक हैं, जो एक्सपर्ट आते हैं। एक एक्सपर्ट ने राय दी थी, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप मत तैरिए। जब आप हमें जोश दिलाएंगे तभी हम इसके आपके द्वारा, इस प्रेरणा के द्वारा हमें शेयर मार्केट में कुछ जानकारी रख पाएंगे। धन्यवाद। विजय, आप उनको बताइए, ये पहली बार मार्केट में उतर रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको? मेरे को लगता है कि आप शुरू में अगर आ रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड रूट की तरफ से आइए और डायरेक्टली शेयर मार्केट में नहीं आइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत कम हो जाता है शेयर मार्केट की बनिस्बत। सो इसलिए मेरे को लगता है कि आप म्यूचुअल फंड में पहले निवेश करें, तो उसमें जो इक्विटी फंड्स है वहां से आपको, जो ये आप कह रहे हैं कि कई चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, उसमें इंडेक्स फंड्स हैं जो आपकी बात से मेरे को लगा है, आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। जहां तक तैरने की बात है, एक्सपर्ट ने कहा होगा कि आप सीधे उसमें स्टॉक्स में मत घुसिए, पहले ट्राई करिए म्यूचुअल फंड्स। हाँ, ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है कि वहां पे मुझे याद है ये किसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और नोएडा से हमारे श्रोता पंकज लाइन पे हैं। पंकज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है सर कि गोल्ड के बारे में लेके मेरा सवाल है कि इसका जो प्राइस है अभी इतना दिवाली के बाद से इतना कम हुआ है, ये अभी कुछ और कम हो सकता है? टेक्निकल पोजीशन जो है उस हिसाब से गोल्ड अभी थोड़ा सा डाउन टर्न में है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन ये प्रिडिक्ट करना क्योंकि गोल्ड एक इंटरनेशनल कमोडिटी है और उसकी जो कीमत है वो विदेश से स्थापित की जाती है, तो उसको देखते हुए ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी जो टेक्निकल बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड अभी यहां से गिरेगा। Moving on, the US markets rose yesterday with S&P 500 and Dow Jones Industrial Average notching record closing highs in a shortened Black Friday session. The S&P 500 rose 0.6% to 6,032 points after breaching its intraday record high of 6,025. The Dow Jones Industrial Average climbed 0.4% to 44,910 points. And the Nasdaq gained 0.8% at 19,218 points. For the week, the S&P 500 gained 1%, the Nasdaq added 1.1%, and the Dow climbed 1.4%. Information technology stocks helped boost the benchmark S&P 500, and the blue chip Dow was also aided by industrial stocks. Investors monitors shoppers' response to deep Black Friday discounts. Donald Trump's victory in the US presidential election earlier this month, along with his Republican Party winning the majority in both the houses of Congress, provided the latest boost to equities. Investors were pricing in expectations that Trump's pro-business policies could spur economic growth and corporate profits. However, concerns prevailed that they could also stoke inflation, slow the pace of Fed's rate cuts, and weigh on global growth. और बेंगलुरु से हमारे श्रोता सुब्रत लाइन पे हैं। सुब्रत नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, I would like to know what will be the value of 1 crore after 30 years, in the next 30 years, and considering inflation and deflation. Yeah. And if I want to reach that goal, how much I have to invest now? I want to invest in stock and suggest me some good stock. That is my question. Thank you to Market Mantra team. देखिए, ऐसा है कि 1 करोड़ की वैल्यू उस समय क्या होगी, वो काफी कुछ जो हमारे मुद्रा स्थिति है, जो इन्फ्लेशन है, उसकी दर के ऊपर निर्भर रहेगा। वो दर अगर आप मेरे को बता दें तो आसान है ये करना, तो वो क्योंकि वो दर किसी को मालूम नहीं है तो ये कहना मुश्किल है। पुराने उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो करीब पहले 7% की इन्फ्लेशन मानी गई है, और लेकिन वो उसकी दर जो है ऑन एन एवरेज घट रही है, तो ये कहना अभी मुश्किल है। जहां तक
इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात है वो हम इस प्रोग्राम में कवर नहीं करते। और ग्रेटर नोएडा से हमारे श्रोता विनय लाइन पे है। विनय नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरा सवाल ये है कि मौजूदा जो टैक्स का अभी जो प्रावधान है, इसके चलते ये टैक्स हार्वेस्टिंग करना कितना मुनासिब रहेगा और इसको करने के लिए कौन सा सटीक तरीका सही है जिससे हम 1,25,000 का जो रिबेट है वो ले पाए? खैर वो तो आपके ऊपर निर्भर है। आप इसमें कई आपके पास ऑप्शंस हैं और जो आपको सबसे सूटेबल लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। So, Vijay, coming back to the U.S. markets that we read out a while back, both the houses of Congress has been won by the Republican Party, and that has provided the boost to the equities now. What will happen post January 21 when they are in office officially? So then you think the equities will kind of skyrocket or will it have, or what kind of effect will the world markets have once Donald Trump takes the office? Well, it's interesting, but the markets react to news and they work in advance. So for all you know... No, what about the sentiments? Well, the sentiment is already positive. So it's not necessary. It's not necessary that, something dramatic may happen. For all you know, the market may come down. Because you see, they have already priced in the fact that Republican Party has won both the houses. They're priced in Donald Trump will be there. And of course, he's making some announcements of his team. So that is getting also priced in. So I don't think there's going to be a major impact on his coming in. So what about the inflation part, and what about the Fed rate cuts? Well, I think inflation seems to be in reasonable control as far as the US is concerned, and the rate cuts with Fed will be something encouraged by the Trump administration. So I think that is more than likely. I don't think, given the current situation, that inflation should be a problem for the moment. But as you know, the whole world is dynamic. Joining us from Delhi is Prem. A warm welcome, Prem. नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से प्रेम बोल रहा हूँ। हाँ जी, सवाल पूछे। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ही त्योहारों का मौसम आता है अपने हिंदुस्तान में और शादियों का सीजन आ जाता है तो इस गोल्ड एकदम आसमान छू जाता है। चांदी चौक में एक होलसेल गोल्ड की मार्केट है, वहाँ ये शेयर मार्केट का क्या ब्रोकर वहाँ ये उतार चढ़ाव जो रेट होते हैं वहाँ ये करते हैं, हमने देखा, पर समझ नहीं आई ये क्या करते हैं लोग। हमें गोल्ड खरीदना है तो ऐसा कौन सा समय सही है जो हम गोल्ड खरीदें और कितना इसको कम से कम रेट होने पर खरीदें, इसके कितने चांसेस और लगते हैं? क्योंकि हमने एफडीओ में कुछ पैसा लगा रखे, हम चाहते हैं कि गोल्ड में पैसा लगा दें मेटल के तौर पे, जो आज खरीदें और कल बेचना चाहें हम तुरंत बेच सकते हैं। काश सबको मालूम हो। खैर ये देखिए, ये कहना कि क्या कीमत रहेगी, किस कीमत पे खरीदना चाहिए गोल्ड को, वो तो बहुत मुश्किल है। अगर ये पता होता तो हम तो शायद तीनों यहाँ नहीं बैठे होते। लेकिन इसके अंदर ये है कि थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड, जैसा मैंने पहले कहा था, वो ऐसा लग रहा है क्योंकि मैरिज सीजन है और मैरिज सीजन में एक बारी पीक करके गोल्ड कम गया है। वो गोल्ड और डॉलर ये दोनों का जो है आपसी एक तरह से मतभेद है। जब भी डॉलर की उम्मीद होती है कि स्ट्रांग होगा तो गोल्ड कम हो जाता है, वही उम्मीद है जैसे कि बात हुई डोनाल्ड ट्रंप के आने से। तो इस समय गोल्ड का कीमत गिरने का थोड़ा सा अंदेशा है। बाकी तो गोल्ड के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर तो इसकी ट्रेडिंग आप मार्केट में भी कर सकते हैं। कुछ गोल्ड ETF हैं, उसमें आप उसमें निवेश कर सकते हैं और उसमें फिर आप मतलब आज लेके कल भी बेच सकते हैं अगर आपके वो उसमें फायदा हो रहा है तो जी। और इस बीच बेंगलुरु से हमारे श्रोता NR प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। प्रसाद जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज NR प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर। जी प्लीज आस्क। मिस्टर भूषण, जस्ट वांट टू नो, there are some companies while placing an order, it gives a warning. This company is under surveillance or some caution it gives. Only after you accept that, it will allow you to proceed for the buy or sell.
Now, these companies, especially I noticed for the last 3 months, these companies, once it goes either minus 10% or plus 10%, then the trading on that particular company gets stopped. It goes beyond 10%. That happens for 2-3 days, and the same company after 2-3 days goes beyond 21%, but still that restriction will not be there. It goes 22, 23 like that. What exactly is happening? I just want to know. This is my question. Thank you. Well, there are price bands which are established. You are talking of 10%. There are certain stocks which are only allowed to move 2%, up or down during a day. And, once this is normally when there is a heated, or the perception is that that stock is overheated. And so with this kind of a price band, 10 is a very, very normal price band. With this kind of a price band, the idea is that it gives time for people to relook at their proposed investment or proposed disinvestment in that share. So that is only a measure by the exchange based on the trading volumes and the fluctuation in the share price of that share. From Ghaziabad, we are joined in by Gaurav. A warm welcome, Gaurav. Good evening, Market Master team. Good evening. So my question is now, do you find banking, private banks especially, and also indicate about PSU banks, if they are PE and are they do they have now attractive valuations? Can we add more at this stage, or we should wait and you see more generally correction in financial sector, banking sector? Thank you. Well, the private banks, if you look, go by price earning, they are reasonably priced. I think the PSU banks look attractive as a segment. So this is an interesting area. I think, but you have to look for a little longer term, because in the last 1 or 1.5 years, banking shares haven't delivered on their promise. So I think, but they are good investments and they can be considered. विजय जी, अगर हम सेंसेक्स की बात करें, इस सप्ताह भी जिस तरह से सेंसेक्स का प्रदर्शन हुआ और हम लगातार ऊपर नीचे होने के बाद भी जो 80,000 का सेंसेक्स का एक मार्क है उसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि काफ़ी जो ओवर वैल्यूड थे ज़्यादातर शेयर, उसकी वजह से अब बाजार उस 80,000 के आंकड़े को पार ही नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसा मेरे को तो नहीं लग रहा. मेरे को तो ये लग रहा है कि मार्केट में काफी सारे जो प्रश्न चिन्ह थे वो हट चुके हैं. डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो चुके हैं, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है. महाराष्ट्र की इलेक्शन हो गई है, अब उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है. तो कंपनियों के जो तिमाही जो उसके नतीजे वो आ चुके हैं. तो मेरे हिसाब से काफी कुछ प्रश्न चिन्ह जब हट जाते हैं तो मार्केट जो है टेक्निकल चीजों पे चलता है. इसका मतलब है जो पैसा निवेश किया जा रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो अभी FIIs की थोड़ी सेलिंग चल रही है और जो नवंबर में भी 45,000 करोड़ की थी, लेकिन डोमेस्टिक पैसा भी आ रहा है. और तो जहां पे वो बिकवाली कम होगी या रुकेगी तो मार्केट बढ़ेंगे. जब तक, क्योंकि अभी तक कोई ट्रिगर हमको अभी नजर नहीं आ रहा एक्सेप्ट जियोपॉलिटिकल, कि वहां पे कोई चीज ऐसी हो जाए जो मार्केट को इफेक्ट करे. नहीं तो ये मार्केट प्योरली टेक्निकल बेसिस पे चलेगा इस समय. बट आर दी इंडियन मार्केट्स ओवरवैल्यूड? See, still, I would not say they are overvalued. If you see the global, on a global basis, yes, we are the most expensive market in the world. But also, at the same time, markets rewards growth, and we are also the fastest growing economy. So I think there is a reason for that to be there. And the investors have, even foreign investors. But which is the GDP figure isn't very encouraging this quarter. Yes. This quarter has been, we've taken a close look, and this quarter the earnings haven't really been up to the mark. It's only a 1% rise in the large caps. There is, in fact, virtually no rise in mid caps.
Nifty small cap, that index, the earnings have come down by about 10%. And however, the bright spot, which I don't think very many people have identified, is micro cap, which is from 501 to 750. In fact, that has gone up since September by 18%. And they have been also rewarded in terms of their pricing. So the market is interesting. So you see, we perhaps only look at Nifty, and Nifty gets affected by FII selling to a large extent. We are joined in by Vijay, and he wants to ask a question to Vijay. And Vijay is from Delhi. A warm welcome, Vijay. Please ask your question. Thank you. Good evening, Market Mantra team. Good evening, everyone. So my question is, when we buy index, then that money, where it goes and how it is utilized, because if we buy any share market of any company, that we understand that it is going for a company use or something. So this is my question. Well, actually, when you buy the index, you buy all the components of that index. And when you buy a share, it doesn't go to the company, because it goes to a shareholder of that company who is selling the shares. So that is the position. Moving on, global crude oil prices fell this week on easing concerns over supply risks from the Israel-Hezbollah conflict and the prospect of increased supply in 2025, even as OPEC Plus is expected to extend output cuts. Brent crude oil futures fell 3.1% this week to settle at $72.94 a barrel. U.S. crude slumped nearly 5% to end at $68. The Israel-Lebanon ceasefire that took effect on Wednesday has reduced oil's risk premium, sending prices lower despite accusations of violations by both sides. However, the Middle East conflict has not disrupted supply, which is expected to be more ample in 2025. The International Energy Agency sees the prospect of more than 1 million barrels per day of excess supply, equal to more than 1% of global output. और गुरुग्राम से हमारे श्रोता अनिल जी लाइन पे। अनिल जी नमस्कार, बहुत ही संक्षेप में अपना सवाल। बिल्कुल नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम, मेरा बस ये क्वेश्चन है, जो जीडीपी के कल फिगर्स आए हैं, एक तो उसके पीछे जो डाउन हुआ है जीडीपी, उसके क्या रीजंस हैं, और मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट्स पे होगा? देखिए, इसके जो दो प्रमुख रीजंस हैं, एक तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो उम्मीद से कम हुआ है, और दूसरा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो अभी तक सिर्फ 37% हुई है पहले 6 महीनों में। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। विजय जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Vijay, for being with us. And before we close the headlines once again. और घरेलू शेयर बाजारों ने लगातार दूसरे सप्ताह अच्छा प्रदर्शन किया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही लगभग 1% की बढ़त दर्ज की गई। अमरीकी बाजारों में S&P और डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए और कच्चे तेल की आपूर्ति में सुधार के चलते इस सप्ताह मूल्यों में गिरावट दिखाई दी। Domestic markets rise for the second straight week. Both Sensex and Nifty gain nearly 1%. In the US markets, S&P 500 and Dow close at record highs. And global crude oil prices fall this week on easing supply concerns. Brent dips 3%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.